हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूस्खलन की, भू आकृतियों की, जलवायु परिवर्तन की और समुद्र विज्ञान की, प्राकृतिक आपदाओं की और भूगोल और पर्यावरण विज्ञान जो है ये इसका महत्वपूर्ण भाग है इसमें, है ना। तो आइए समझ लेते हैं हम लोग कि भूस्खलन या लैंडस्लाइड, जिसको आपने देखा होगा ना, आपने सुना होगा न्यूज़ में कई बार कि आज उत्तराखंड में न्यूज़ लैंडस्लाइड हो गया। तो आपको समझ में मतलब सुना हुआ होगा ये शब्द आपने। तो लैंडस्लाइड या भूस्खलन किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो जब चट्टानें, मिट्टी या मलबा अचानक ढलान वाली जगह से नीचे की ओर खिसकने लगता है या नीचे गिर जाता है, कोई पहाड़ नीचे धसक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं या लैंडस्लाइड कहते हैं। कारण क्या होता है इसका? तो अत्यधिक वर्षा, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी में नमी भर जाती है और उसकी वजह से जो है वो मिट्टी नीचे धसक जाती है, या कई बार भूकंप आ जाती है जिसकी वजह से ज़मीन में दरार पड़ जाती है ना। जंगलों की कटाई से कटाई भी इसका एक कारण है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेड़ की जो जड़ें रहती है वो मिट्टी को पकड़ने में मदद करती हैं, और जब हम अत्यधिक वनों की कटाई कर देते हैं, जंगल काट दिए जाते हैं, तो मिट्टी जो है उस पर जो जड़ों की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है, और उस वजह से भी जो पेड़ हैं या जो चट्टानें हैं या मिट्टी वाले पहाड़ हैं वो धसक जाते हैं। निर्माण कार्य या सड़क की कटाई या उसकी वजह से जो ढलान है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार ये धसक जाते हैं, है ना। अब प्रभाव क्या होता है, इससे जनहानि होती है, धन हानि होती है। धन हानि कैसे होती है? मान लीजिए वहाँ से कोई उसके पहाड़ के किनारे पर सड़कों का निर्माण भी होता है, सड़क से वाहन आ जा रहे हैं और अचानक से भूस्खलन हुआ तो पहाड़ दब गए, ऊपर से पत्थर आ गए एकदम से, वो बसों के ऊपर गिर गया या कारों के ऊपर गिर गया, या आने जाने वाले किसी भी यात्री पर वो गिर करके धनहानि और जनहानि दोनों हो सकती है उससे क्या होता है, सड़क और संचार व्यवस्था बाधित होती है, सड़कें टूट जाती हैं, सड़कें पूरी ढह जाती हैं, जिसकी वजह फिर से पुनर्निर्माण करना पड़ता है और इसमें भी बहुत सारा धन खर्च होता है, ठीक है। इसके अलावा खेती और पर्यावरण को भी नुकसान होता है, खेती को भी नुकसान होता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। कई बार जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, वहाँ पे जब अगर ऊपर से चट्टान या पहाड़ खसक जाता है तो पेड़ उनके जो खेत हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनको फिर से उसको व्यवस्थित करने में बहुत समय और बहुत पैसा लग जाता है उसमें, है ना। पर्यावरण को भी नुकसान होता है, क्योंकि कई बार जो पेड़ मतलब जंगल के जंगल नीचे खसक कर के आ जाते हैं भूस्खलन की वजह से, तो इसमें पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है ना। अब निवारण क्या है? निवारण इसका ये है कि सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएं, सीढ़ीनुमा खेती करें, मजबूत दीवारें बनाएं, मतलब जो ऐसी कोई जगह हैं जहाँ पर पहाड़ कच्चे हैं तो उसके पास में हमको क्या करना पड़ेगा, दीवारों की एक वो बनानी पड़ेगी, रेलिंग बनानी पड़ेगी, या आजकल कई जगह पर आपने देखा होगा नेट भी लगाई रहती है, नेट भी लगा देते हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी जो है कई बार उसका जो पहाड़ धसकने का जो खतरा है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जल निकासी की व्यवस्था कर दो उसमें से, तो पानी आराम से निकल जाएगा, तो जो पहाड़ हैं वो कच्चे नहीं होंगे और धसकने का उनकी संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने समझा क्या है, लैंडस्लाइड की परिभाषा समझी, उसका कारण समझा और उसका निवारण समझा, उसको हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब भू आकृतियाँ यानी लैंड फॉर्म्स किसको कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं कि लैंड फॉर्म्स क्या है या भू आकृति क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद वह भौगोलिक संरचना जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे पहाड़, मैदान, पठार, घाटियाँ आदि, उसे हम क्या बोलते हैं, भू आकृति कहते हैं। जो भी हमारे आसपास का जो दृश्य है, जैसे मैदान हुआ, खेत हुआ, खलिहान हुआ, या पहाड़ हुआ, या पठार हुआ, है ना, या ये जो घाटियाँ हुई, ये सब कुछ जो है वो भू आकृति का ही एक प्रकार है, ठीक है। अब भू आकृति के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे आंतरिक शक्तियों के द्वारा बनी हुई भू आकृतियाँ, तो आंतरिक शक्तियों से कैसे, जैसे भू आकृति बनी, हिमालय बना, है ना, तो दक्षिण के तरफ से जो दबाव पड़ता है
उसकी वजह से हिमालय जो है वो दबाव की वजह से ऊपर उठते जाता है और इस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी की वजह से भी भू आकृतियों में परिवर्तन होता है। कहीं एकदम ज्वालामुखी फूटा, उसके अंदर से लावा बहुत सारा निकला और लावा आते बाहर निकल के फूट फूट के जमते गया, तो वो जो समतल जगह थी जहाँ पे लावा फूटा था या जहाँ पे ज्वालामुखी फूटा था, वहाँ पे लावा एकत्रित होने की वजह से पठार का रूप उसने धारण कर लिया, या पठार जो है वो धीरे धीरे बढ़ करके वो पहाड़ के का रूप उसने धारण कर लिया। तो इस तरीके से ये भू आकृतियाँ जो हैं वो आंतरिक शक्तियों से बनती हैं। आंतरिक शक्तियों से पर्वत भी बनते हैं, ज्वालामुखी बनते हैं और भ्रंश घाटियाँ भी बनती हैं। ठीक है, अब बाहरी शक्ति से बनी हुई ये तो आंतरिक शक्ति से हो गया जो भू आकृतियाँ बनी। अब बाहरी शक्ति से भी बनी भू आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो नदियों से बनी हुई घाटियाँ है ना, फिर पवन से बने हुए बालू टिब्बे जो हमने कल जिसके बारे में बात की थी, फिर हिमनदों से बनी हुई यू आकार की घाटियाँ और समुद्र की लहरों से बनी हुई चट्टान की गुफाएं। तो ये क्या हो गई? ये बाहरी शक्तियों के द्वारा जो भू आकृतियाँ बनती हैं ये उसके एक प्रकार हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका महत्व क्या है। तो मानव बस्तियों का विकास भू आकृतियों पर निर्भर करता है। जलवायु और कृषि पैटर्न इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या है? तो क्लाइमेट चेंज जो है, जब दीर्घ काल तक है ना पृथ्वी का तापमान, वर्षा, हवाओं या मौसम के अन्य तत्वों में स्थायी परिवर्तन आते हैं तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको। जब दीर्घकाल मतलब लंबे समय के लिए पृथ्वी के तापमान में, वर्षा में, हवाओं में या मौसम में या अन्य तत्वों में स्थायी परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जैसे उसका कारण क्या है ना। अब प्राकृतिक कारण होता है जलवायु परिवर्तन का, जैसे हम ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो उसकी वजह से जो विषैली गैसें निकली या उसमें से धुआं राख निकला या विस्फोट से पत्थर और चट्टानें उड़ के बाहर गिरे, लावा फैला, तो उसकी वजह से जो आसपास का वो जो वातावरण है वो उसमें जो वहाँ की जलवायु है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है, विषैली गैसों की वजह से लोगों को वहाँ से हटाया जाता है और वहाँ उस एरिया का जो जलवायु है वो बदल जाता है उसकी वजह से। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से। समुद्री धाराओं में परिवर्तन की वजह से भी जो है वो जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में जैसे मैंने कल बोला था कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो कैसा हो जाता है? गर्म हवाओं की वजह से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने की वजह से उन जलधाराओं में वो अपने हवाओं के साथ में पानी भर करके ले जाती हैं और आसपास के क्षेत्र जो है वो उसमें नमी और वो उसको हरा भरा कर देती हैं। लेकिन वहीं पर अगर शुष्क जलधारा, ठंडी जलधारा होगी तो वो क्या करेगी? अपने साथ में क्या करेगी? वो वाष्पीकरण जो है सारा करके ले जाएगी वहाँ से और आसपास के क्षेत्र को कैसा कर देगी? सूखा कर देगी, निर्जन कर देगी। तो इस तरीके से समुद्री धाराएं भी जो है वो आसपास के जलवायु परिवर्तन का कारक बनती हैं। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, अगर पृथ्वी की कक्षा में बदलाव आता है, पृथ्वी का आपको पता है कि पृथ्वी कुछ अंश पर झुकी हुई है और फिर ऐसे वो घूमती है। अगर उसके अक्ष में भी थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है तो भी उससे भी जलवायु में परिवर्तन होने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है। ठीक है, अब मानव जनित भी कुछ कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन, हम लोग बहुत अधिक मात्रा में AC का उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा हम लोग वाहनों का, कारों का, टैक्सियों का, बसों का, मोटरसाइकिलों का यूज़ करते हैं तो उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो भी क्या होता है कि वो उससे भी ग्रीन हाउस गैसों को नुकसान, ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, उससे नुकसान होता है वातावरण को, पर्यावरण को। ठीक है, उसके अलावा औद्योगिकरण से जो चिमनियों से निकलने वाला काला धुआं है उसकी वजह से भी वायुमंडल जो है प्रदूषित होता है, उससे भी बहुत हमारे जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचता है ना। वाहनों और फैक्ट्रियों का भी प्रदूषण, वाहनों और फैक्ट्रियों का प्रदूषण, प्रभाव क्या होता है इससे जब हम बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है, बर्फबारी घटती है, हिमनद पिघलते, गर्मी होती है तो उसकी वजह से हिमनद जो है वो उनकी पिघलने की संख्या बढ़ जाती है, उसकी वजह से सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, चक्रवात जैसी आपदाएं जो हैं उसमें वृद्धि होती है। कृषि, जल और खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से, है ना।
जल प्रदूषित होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे से, वो नदियों में मिलाया जाता है तो नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं, उसकी वजह से उसका जो जल जीवन जो है वो प्रदूषित होता है, मछलियाँ मर जाती हैं, वन्य जो जलीय जीव हैं उनके जीवन को हम प्रभावित करते हैं, पानी दूषित हो जाता है उसकी वजह से। तो बहुत सारे कारण होते हैं जलवायु परिवर्तन के। इसके अलावा निवारण क्या है, तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों का हमको उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ या ज्वारीय ऊर्जा हुआ, उसका उपयोग करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वनों की रक्षा, जंगल की कटाई जो है उससे हमको बचना चाहिए, जंगल लगाना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, अनावश्यक रूप से लाइट पंखे हमको नहीं चालू रखने चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे उतनी ज़्यादा हम ग्रीन गैसें जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको हम उत्सर्जित करेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होगा। इसके अलावा जन जागरूकता फैलाना भी हमको बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी उनमें इन लोगों को लेकर के वो जागरूक नहीं होंगे तो वो इनका दुरुपयोग करेंगे और इसकी वजह से हमारा पर्यावरण जो है वो उसको हानि पहुंचेगी। ठीक है, अब समुद्र विज्ञान क्या है ना, ओशनोग्राफी किसको कहा जाता है उसकी परिभाषा समझते हैं। तो समुद्रों, महासागरों और उनकी लहरों, धाराओं, ज्वार भाटे और समुद्री जीवन और उसके रासायनिक और भौतिक गुणों के अध्ययन को हम समुद्र विज्ञान कहते हैं। इसमें मुख्य विषय क्या है, महासागरीय धाराएं हैं, ओशन करंट जिसको कहते हैं, जिसको हमने कल पढ़ा था। ठीक है, गर्म और ठंडी जल धाराएं हैं जो जलवायु को प्रभावित करती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ज्वार भाटा जैसे टाइड्स, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जल का ऊपर नीचे जाना। ठीक है, और बंदरगाहों से में मत्स्य पालन के लिए उपयोगी लहरें जो वायु से उत्पन्न होती हैं और तटीय क्षेत्रों में अपरदन में उनकी भूमिका रहती है। समुद्री जैव विविधता, इसमें मत्स्य मतलब मछलियों का पालन, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री वनस्पति है ना, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का ये हिस्सा होती हैं। ठीक है, अब महत्व क्या है, जलवायु संतुलन जो है वो बनाए रखने में इसका महत्व है। साथ में व्यापार, परिवहन और भोजन में ये इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊर्जा के स्रोत जैसे ज्वारीय ऊर्जा को हम बोलते हैं, ऊर्जा का भी प्रमुख स्रोत है ना। अब प्राकृतिक आपदाएं किसको कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स। ठीक है, अब नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा की परिभाषा क्या है, तो प्रकृति द्वारा उत्पन्न वे घटनाएं जो जीवन, संपत्ति, पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, है ना। प्रकार क्या क्या हैं इसमें प्राकृतिक आपदाओं के, तो भौगोलिक अगर हम आपदा की बात करते हैं तो उसमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन है। ठीक है, अब मौसम आधारित आपदाएं क्या क्या हो सकती हैं, तो बाढ़, सूखा, चक्रवात या तटीय तूफान, ये कौन सी हो गई, मौसम आधारित आपदाएं हो गई। और अन्य जैसे हिमस्खलन हुआ या सुनामी आई या जंगल में आग लग गई, ये अन्य प्रकार की आपदा हो गई। अब इसका निराकरण क्या है, ये निवारण क्या है या प्रबंधन हम इसका कैसे कर सकते हैं, तो आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली है। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा आने के पहले ही हमको मालूम पड़ जाए कि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई आपदा आने वाली है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं। हम अपनी वहाँ पे जो हमारे जहाज़ हैं उनकी स्थिति चेंज कर सकते हैं, नाविकों को जाने से रोक सकते हैं, मछुआरों को जाने से रोक सकते हैं, है ना। तो ये अगर हमको पहले से मालूम पड़ जाएगा तो हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे पास चेतावनी प्रणाली होगी तो हमको मालूम पड़ जाएगा, सिस्मोग्राफ से हमको मालूम पड़ जाता है कि भूकंप या ज्वालामुखी आने वाला है। ठीक है, और इसके आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण, लोगों को प्रशिक्षित भी करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमको क्या करना है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर अभी पाकिस्तान भारत में अभी युद्ध हुआ था 7 मई को तो युद्ध के पहले हम लोगों से पूर्वाभ्यास कराया गया था कि जैसे सायरन बजेगा आपको लाइटें बंद करनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार शत्रु जो है वो लाइट वाला क्षेत्र देख करके उनको मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये बस्तियां हैं, रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर वो बम डाल करके बहुत बड़ी जनसंख्या में जनहानि कर सकता है। तो लोगों को हम लोगों ने क्या किया था, प्रशिक्षित किया था कि जैसे ही सायरन बजता है मतलब युद्ध की स्थिति आपको समझ जाना है कि युद्ध की स्थिति होने वाली है या हमारा शत्रु हम पर अटैक करने वाला है, तो हमको अपने लाइट वगैरह बंद करके उसको ये सूचित नहीं करना है कि ये रिहायशी बस्तियां हैं यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से हमको उसका मतलब एक तरीके से प्रबंधन हम कर रहे हैं उसका, है ना। ऐसे राहत और पुनर्वास, तो राहत जैसे
कहीं सुनामी आई तो हम लोगों ने पहले ही उसका प्रबंधन करके क्या किया, वहाँ पे क्षेत्रीय जो बस्तियाँ थी उनको वहाँ से हटा करके उनको सुरक्षित जगह पर उनको पुनर्स्थापित कर दिया, वहाँ पे बसाहट कर दी उनकी। तो क्या हुआ, उनके जान माल के हानि से वो बच गए। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से शहरीकरण, तो शहरों का निर्माण भी जो है हमको योजनाबद्ध तरीके से अगर हम करते हैं तो इससे हम काफ़ी हद तक निराकरण कर सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या है इसका, तो भूस्खलन और भू आकृतियाँ प्राकृतिक ताकतों की गतिविधियों का परिणाम होती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन आज की सबसे गंभीर वैश्विक समस्या है जिसे मानव गतिविधियों ने बढ़ा दिया है। समुद्र विज्ञान समुद्र के गतिशीलता और उसकी भूमिका को समझने का एक आधार है ना। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को चुनौती देती हैं, किंतु सही जानकारी, पूर्व चेतावनी और प्रबंधन से इसके प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जो भौगोलिक ये रहते हैं, क्या बोलते, प्रभाव रहता है, उसको हम कैसे बच सकते हैं, कैसे जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है और किस तरीके से हम इसका प्रॉपर प्रबंधन करके हम इससे बच सकते हैं और हमारे लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आज का अध्याय उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।